हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ज्ञानेशन क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं ज्ञानेशन क्लासेस में हमारी जो रिवीजन चल रही है उसमें चैप्टर नंबर 4 की हम आज रिवीजन करेंगे अकाउंटेंसी के अंदर। पहले 3 चैप्टर की रिवीजन अगर आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आज की हमारी जो रिवीजन है उसमें चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है जी, हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की रिवीजन करेंगे। तो उसमें जो हमें रिवीजन करना है तो उसका जो कंटेंट है हमारे पास, उस कंटेंट में हमारे पास जो रिवीजन करना है वो है हमारे पास इस तरीके से है जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। में सबसे पहले हम इसमें देखेंगे मीनिंग। मीनिंग देखेंगे, ठीक है जी। मीनिंग के बाद देखेंगे इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर देखेंगे। उसके बाद देखेंगे मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है जी। आगे है हमारे पास वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। उसके बाद आता है हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। उसके बाद आता है इसके अंदर इसके अंदर हम एक चीज और बनाते हैं जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर आता है अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। लास्ट में आता है हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर जो आपका जो पहला और दूसरा और तीसरा पार्ट है, ये मतलब ये तो मैं आपको अभी कराऊंगा, और आपका जो वैल्यूएशन वाला पार्ट है, एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट है, और ये है, ये वाला हमने जो है चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन में देखा था, वो एज इट इज यहाँ पे उठ के आया हुआ है। तो आप इसका रिवीजन आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, इसके अंदर आता है हमारे पास एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या है? एडमिशन ऑफ पार्टनर इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म बिकॉज ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर। existing agreement comes to an end and new agreement among all the partners come into existence। यानी कि जब भी कोई नया पार्टनर ऐड होगा तो उसमें क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म का। रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे? जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन में भी देखा था कि कुछ कुछ टर्म्स चेंज हो जाती हैं। तो जो पुराना एग्रीमेंट होगा बिटवीन द पार्टनर्स, जो पुराने पार्टनर्स होंगे, सपोज करो एग्जांपल के लिए हमारे पास जो पार्टनर्स हैं वो ए, बी और सी हैं, ये हमारे जो है ओल्ड पार्टनर्स हैं। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:2:1 है। ठीक है जी। अब एक एडमिशन हो रहा है, एडमिशन किसका हो रहा है? डी पार्टनर का हो रहा है। इसके आने की वजह से इन सब के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ कुछ चेंज होगा, क्योंकि इसको भी हम प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसके आने से जो इनके एग्रीमेंट में चेंज हो रहा है, तो यानी कि इनका पुराना एग्रीमेंट क्या होगा, नलीफाई हो जाएगा, और एक इन चारों के बीच में एक नया एग्रीमेंट बन के आएगा। तो उसी चीज की बात कर रहे हैं कि एक नया एग्रीमेंट बन के आएगा सभी पार्टनर्स के बीच में, और पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। तो सेक्शन 31 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे एक्ट में से एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी है जिसको पार्टनरशिप फर्म को जो गवर्न करता है। अगर आप उसके अंदर रजिस्ट्रेशन लेते हो तो अ पर्सन कैन एडमिटेड एज अ पार्टनर इफ इट इज एग्रीड इन द डीड। ये तो डीड में दे रखा होगा जब एडमिट कर सकते हैं। अगर डीड में नहीं कुछ गिवन है तो जब जब सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे तभी हो सकता है। सपोज करो भाई, अगर ए बी सी 3 पार्टनर्स है यही, उसमें से सारे अगर एग्री कर जाते हैं कि भाई डी को एडमिट करना है तो एडमिट हो जाएगा डी। अगर डीड में एग्रीमेंट, डीड में जो है एग्जिस्ट नहीं करती है एडमिशन के रिगार्डिंग, डीड के अंदर कोई बात नहीं लिखी हुई है उस चीज के बारे में। लेकिन अगर ए बी या सी में से कोई भी एक पर्सन ये बात कह दे कि भाई हम जो है डी को एडमिट नहीं करेंगे, हम जो है वो डी को एडमिट नहीं करेंगे, कोई एक पर्सन भी अगर मना कर देगा तो फिर डी का एडमिशन नहीं हो सकता फर्म के अंदर। ठीक है जी। अब आगे क्या बात है देखते हैं। इफ अ पार्टनर रिसीव्स शेयर्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल टू द सेक्रीफाइस ऑफ द प्रॉफिट शेयर बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्या कह रहा है कि भाई न्यू पार्टनर जो है उसको कितना शेयर मिलेगा फ्यूचर प्रॉफिट में, वो किसके बराबर होगा? सेक्रीफाइसिंग शेयर के बराबर होगा, जो कि ओल्ड पार्टनर्स का होगा। मतलब कि ओल्ड पार्टनर, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं कि अगर मैं डी को 1/4 शेयर के लिए लेकर आ रहा हूं तो ये 1/4 शेयर जो डी को प्रॉफिट में मिलेगा वो इन तीनों की सेक्रीफाइसिंग रेशियो के मिला हिसाब से होगा कि भाई या तो अकेला ए सेक्रीफाइस कर सकता है, बी कर सकता है या सी कर सकता है, या कोई भी इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, ए बी करे बी सी करे, या फिर तीनों मिलकर कुछ कुछ सेक्रीफाइस करे, तब इसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। तो उसने वही बात करी कि आने वाले पार्टनर का जो भी प्रॉफिट का शेयर होगा वो पुराने पार्टनर्स का क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग के बराबर होगा। ठीक है। इफ द न्यू पार्टनर पे कॉम्पनसेशन टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हु सेक्रीफाइस द शेयर इन फेवर कॉल्ड एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कि जो डी गेन कर रहा होगा इस केस में, जो भी डी का गेनिंग शेयर होगा, तो उस गेनिंग शेयर के लिए डी जो है बाकी पार्टनर्स को जिन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा, इधर वो ए हो, बी हो, सी हो, या एनी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, कुछ भी हो सकता है तीनों का कॉम्बिनेशन, भाई ए बी हो, बी सी हो, या फिर तीनों ही हो, तो उस केस में उनको क्या दिया जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल दिया जाएगा। इसके बारे में हमने चैप्टर 3 की रिवीजन में देखा था कि कंपनसेशन हम दिया करते थे जब हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाला करते थे। तो इफेक्ट क्या होगा एडमिशन का?
ठीक है जी। इफेक्ट कैसे आएगा भाई, न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस हो जाएगी, पुरानी वाली हट जाती है, एक प्रॉफिट शेयर के लिए एंटाइटल हो जाएगा नया वाला पार्टनर, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल होगी नए पार्टनर की, क्योंकि नया पार्टनर जब बिजनेस में आएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक कैपिटल लेकर आनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, एक्वायर राइट्स इन द एसेट्स एंड बिकम लायबल फॉर द लायबिलिटी, जब नया पार्टनर आएगा तो वो एसेट्स में भी राइट रखेगा और लायबिलिटीज में भी उसकी ऑब्लिगेशन होगी टू सेटल देम। उसके बाद क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, क्योंकि क्या हो रहा है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो रहा है नए बंदे के आने की वजह से। तो हमने जैसे चैप्टर 3 की रिवीजन में भी देखा था कि आपको क्या करना पड़ता था, एज ऑन डेट, जिस डेट पे वो एग्जिस्टेंस आ रही है नए एग्रीमेंट की, यानी कि जिस डेट पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है फर्म का, उस डेट तक के जो भी रिजर्व्स होंगे, प्रॉफिट्स होंगे और लॉसेज होंगे, उन सबको क्या कर दिया जाएगा, एडजस्टमेंट करा जाएगा उन सबका पार्टनर्स के अकाउंट के अंदर। उसके बाद क्या होगा, साथ साथ एक चीज और होती थी, एसेट्स का रिवैल्यूट करना होता था और लायबिलिटीज की रीअसेसमेंट होती थी। उसके बाद क्या होता था, जो गुडविल आती थी, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एंड द पेड टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फॉर द प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइड बाय द गेनिंग पार्टनर। यानी कि क्या मतलब है इस बात का कि भाई जो भी हम गेनिंग पार्टनर जो भी गेन करेगा गुडविल का पोर्शन का, उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। जो अभी हमने यहाँ पे बात पढ़ी थी कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो वो कंपनसेशन पे करता है वो क्या होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल होता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास क्या कह रहा है, मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये भी हमने देखा था। देखो गेनिंग रेशियो क्या था कि जो गेन पार्टनर जो गेन कर रहा है एज उनके कंपैरिजन में जब वो आता है, मतलब कि क्या कहने का मतलब है कि जब पार्टनर जो है जब एंटर होगा बिजनेस के अंदर तो वो कुछ शेयर गेन करेगा, यानी कि प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेगा, तो वो उसका क्या होगा, गेनिंग रेशियो होगा। उसके हमारे पास 3 सिचुएशंस हैं कि कैसे कैसे हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है when new or incoming partner acquires share from the old or existing partner in their old PSR, उसके अंदर क्या है, when profit share of the new partner is given but the sacrifice made by the old partner are not given। ठीक है जी, प्रॉफिट शेयर आपका न्यू पार्टनर गिवन है लेकिन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का नहीं गिवन है। सेकंड केस क्या कहता है, when share of the new partner is given and also the new profit sharing ratio of given, भाई नए पार्टनर का शेयर भी गिवन है और साथ के साथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है। पहले केस में क्या था कि प्रॉफिट शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर क्या था, हमारे पास गिवन था। ठीक है जी, एंड सेक्रीफाइसिंग क्या थी, ओल्ड पार्टनर की गिवन नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है और साथ में एक नए पार्टनर का जो शेयर है वो भी गिवन है। थर्ड केस क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ न्यू प्रॉफिट क्या कह रहा है, व्हेन द न्यू प्रॉफिट शेयर न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इक्वली। थर्ड केस क्या है भाई, न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो सभी पार्टनर से क्या आएगा, इक्वली आएगा। अगली सिचुएशन क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन द पर्टिकुलर रेशियो, यानी कि उस क्वेश्चन में पर्टिकुलर या आपको सिचुएशन में बताया हुआ होगा कि पर्टिकुलरली किस रेशियो में जो है न्यू पार्टनर का शेयर आएगा। ठीक है जी, और थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है जी, उसके बाद क्या आता है, व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑन एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। लास्ट केस क्या है, लास्ट केस में है कि भाई जो हमारे पार्टनर्स थे ए बी और सी, हमारे एग्जांपल में डी के एडमिशन पे सपोज करो इन तीनों में से कोई एक पार्टनर कहता है जी मैं तो अपना शेयर सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। सपोज ए कहता है कि मैं अपना शेयर सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, तो वो वही बात कह रहा है कि ए अपना ओरिजिनल शेयर वैसा का वैसा ही रखेगा जैसा उसका था। ठीक है जी, बाकी दोनों क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। तो ये कितनी सिचुएशन बनती है, मेन 3 सिचुएशन है और पहले और दूसरी सिचुएशन में 3 और 2 पार्ट हैं। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखो जी, सिचुएशन 1 में क्या था, when new or incoming partner acquire his share from old or the existing partner in their old PSR। इसमें क्या है, when profit share of the new partner given है, ठीक है जी, but sacrificing made by the old partners are not given। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक A, B and C 3 पार्टनर्स हैं, फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 3:1 है। उसके बाद क्या कह रहा है, डी एडमिट होता है एक पोर्शन ऑफ शेयर के लिए 1/10। ठीक है जी, ये आ रहा है आपका 1/10। उसमें आप क्या कहता है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, तो बी का जो डी है उसका शेयर क्या है, 10% है, यानी कि 1/10। तो रिमेनिंग शेयर कितना, अगर मैं कहूं कि क्योंकि हमें ये बात पता है टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 100% होगा, यानी कि 1। अगर मैं उसकी इक्वेशन मानूं कि भाई अगर मैं इन सबका रेशो ऐड करूं, जैसे ये 3/2, ये 3/6 है, फिर 2/6 है और ये है 1/6 पुराने वाले, तो इन सबका टोटल क्या आता है 6/6, यानी कि टोटल शेयर क्या है 1 है, टोटल प्रॉफिट शेयर क्या है 1 है। तो अगर मैं नए एडमिशन के बाद भी बात करूं तब भी क्या होगा, टोटल 1 ही होगा ना,
तो उस 1 में से अगर मैं नए वाले का हटा दूं शेयर, तब क्या होगा, तो रिमेनिंग वाले जो बचेंगे वो कितने बचेंगे, 9/10 बचेंगे। उसके बाद क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन टू द रिमेनिंग शेयर 9/10 अमंग एबीसी। अब क्योंकि हमको पता नहीं है कि भाई कैसे कैसे करना है, तो हम एक अजम्पशन हमारे पास होती है कि बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं कि जो उनका ओल्ड पीएसआर था उसी ओल्ड पीएसआर में क्या करेंगे, वो अपने जो नई प्रॉफिट नई फर्म में जो रिमेनिंग शेयर होगा उसको बांट लेंगे। यानी कि रिमेनिंग शेयर कितना है नई फर्म के अंदर, जिसमें डी का एडमिशन होने के बाद 9/10, तो ए का शेयर क्या होगा 9/10 का, उसका 3/6 हिस्सा जो उसका पहले ही था उसी का हम प्रोपोर्शनेट निकाल लेंगे। बी का क्या होगा 9/10 का 1/6, ये सी वाले का पोर्शन हो जाएगा। और एक हमारा था बी वाला पार्ट, बी वाला पार्ट आपका इसमें गिवन नहीं है, तो बी वाले पार्ट के लिए क्या करेंगे 9/10 इंटू 2/6, ठीक है जी। ये 1/6 हो जाएगा, ये आपका ए का हो जाएगा और ये सी का हो जाएगा। बी वाला मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, 9/10 को 2/6 कर लेंगे, ठीक है जी। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, अब देखोगे यहाँ पे 27/60, इसको करेंगे हम 18/60, तो 27 18 और ये हमारा 9 आएगा, ये 9 वाला, और ये हमारा 1/10 था, तो हमारे को इसका क्या करना था 1/10 को हम इसको कर लेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा 6/60, तो 27 18 9 और 6, तो नया रेशियो क्या आपका आ गया 27 9 3 और 2। इसको मतलब आपने इसको उससे कट कर लिया तो ये आ गया ना, इसको आप क्या करेंगे 3 से कट कर लेंगे, तो 3 से 9, ये 6, ये 3 और ये 2 आ जाएगा, 9 6 3 2, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या है हमारे पास केस नंबर 2 में, व्हेन शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन, शेयर ऑफ द क्या है न्यू पार्टनर इज गिवन एंड आल्सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज गिवन, ठीक है जी। क्या कह रहा है, ए और बी द पार्टनर्स हैं, दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी विल बी 2:1, फ्यूचर का प्रॉफिट किसने बता दिया 2:1। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दो जी, वही आगे बात, टोटल शेयर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब सी का शेयर हम उसमें से हटा देंगे तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा 3/4 बचेगा। अब क्योंकि ये रिमेनिंग शेयर है और उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें पता है, तो ए का पोर्शन कितना हो जाएगा रिमेनिंग शेयर 3/4 और उसका नया पोर्शन क्या है 2/3, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 6/12। ऐसे ही बी का निकाल लेंगे जी 3/4 और 1/3, 1/3 है ना, ये 1/3 है, तो ये 1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/12, ठीक है जी। तो इसका क्या बन गया 6 3 3, यानी कि कट करके क्या बन जाएगा आपका 2:1:1, ठीक है जी। ये हो गया आपका सेकंड केस। थर्ड केस में आते हैं, थर्ड केस में क्या कहता है, थर्ड केस में कह रहा है न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इक्वली, कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो जितने भी पुराने पार्टनर्स हो गए उनसे वो बराबर बराबर हिस्सा ले लेगा, सबसे थोड़ा थोड़ा। कैसे, ए और बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कितने में 5:4 में, सी को एडमिट कर रहे हैं फॉर 1/10 ऑफ द शेयर एक्वायर विच ही एक्वायर इक्वली इन प्रोपोर्शनेट ऑफ बोथ, ठीक है। अब क्या करना है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बतानी है, तो 1/10 इसका शेयर है ए और बी से, वो बराबर बराबर लेगा, तो 1/10 का हाफ तो ए से लेगा और 1/10 का ही हाफ जो है वो बी से लेगा, तो 120 120 ले लेगा दोनों से, 1/20 1/20। और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या बनेगा ओल्ड माइनस सरेंडर्ड शेयर, तो 120 120 दोनों से लेना है, तो ओल्ड कितना है इनका 5/9 और 4/9, तो 5/9 और 4/9 में से 120 120 हटा देंगे, 1/20 1/20, तो ये आपका जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 180 100 माइनस 9 हो जाएगा, तो 91/180 और 71/180। और जो आपका 1/10 था, क्योंकि आपको 180 डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, जब इसको 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18/180 हो जाएगा, तो आपका शेयर क्या बन जाएगा 91 71 और 18, 91 71 एंड 18 बन जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया पहला सिचुएशन खत्म हो गई। अब सेकंड सिचुएशन में क्या है, when new profit acquire his new partner acquire his share from the old partner in the particular ratio। अब वहां पे भी पर्टिकुलर रेशियो था, लेकिन वहां पे क्या था वो इक्वल था बाय डिफॉल्ट, सिचुएशन नंबर 1 के थर्ड केस के अंदर, ये सिचुएशन नंबर 1 का हमारा थर्ड केस था ना, तो इसमें क्या था, इसमें बोला था कि इक्वली ही ले रहे हैं, लेकिन अब सिचुएशन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर रेशो बताई जाएगी किस रेशो में लेना है, ठीक है जी। तो नरेश एंड नमिता द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इस रेशो में कर रहे हैं, दे एडमिटेड, निमिष को उन्होंने एंटर किया 25% के लिए प्रॉफिट के अंदर, 25% मतलब 1/4, ठीक है जी, ये 1/4, ठीक है जी। अब आगे क्या कह रहा है, निमिष एक्वायर शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन द पर्टिकुलर रेशियो 3:2, यानी कि जो 25% है, यानी कि 1/4 है, 1/4 का 3/5 जो है वो किससे एक्वायर होगा, निमिष से एक्वायर होगा, और दूसरा जो
2/5 होगा वो किससे होगा, नमित से एक्वायर होगा। देखो जी निमित से कितना हो रहा है 3/5 1/4 का, क्योंकि इसने रेशो क्या रखा था 3:2 रखा था, तो 3/5 इससे ले लेंगे और 2/5 दूसरे वाले से ले लेंगे। ठीक है जी, तो इसका टोटल शेयर कितना हो जाएगा 5/20 हो जाएगा, यानी कि वही 1/4 जो 25% आया था। और ओल्ड और सरेंडर को जब आप माइनस करोगे तो उनसे लिया कितना कितना जा रहा है 2/20 और 3/20, तो 3/20 तो इसके पुराने शेयर में से इसका जो जिसने सेक्रीफाइस किया वो माइनस कर देंगे और दूसरे वाले के भी पुराने शेयर में से उसका सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे, तो ये इनका क्या बचेगा, रिमेनिंग नया शेयर बचेगा। ठीक है जी, तो और ये 1/4 था, तो इसका डेसिमल सेम करने के लिए हमने क्या किया, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बचेगा वो क्या बचेगा आपका 31, 14 और 15 बचेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका जो है वो क्या है, सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन नंबर 3 के भी हमने देखे थे, हमारे पास 2 पॉइंट है, उसमें पहला पॉइंट क्या है, पहला केस व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। इसमें भी सेम है कि वो कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं। ठीक है जी, कह रहा है ए और बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है जी, 1/5 ऑफ द शेयर किससे सरेंडर हो रहा है, ए से, और बी से कितना सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर। यहाँ पे ध्यान रखना है ऑफ है दोनों तरफ, ऑफ का क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है जी, तो क्या रहा है कि 1/5 तो किससे ले रहे हैं, बी से ले रहे हैं, ए से ले रहे हैं, और 2/5 किससे ले रहे हैं, बी से ले रहे हैं। किसके फेवर में जा रहा है, सारा सी के फेवर में जा रहा है, यानी कि सी का शेयर क्या होगा, ए और बी का जो शेयर सेक्रीफाइस होगा उससे लेंगे। तो अब सबसे पहले हमें यह निकालना है कि जो उनका शेयर था उसमें से कितना कितना हिस्सा सी को मिलेगा। ए का शेयर कितना था जी, हमारे पास 3/5 था, ए का शेयर कितना था 3/5। ठीक है, बी का शेयर कितना था 2/5। अब 3/5 में से 1/5 हटेगा, क्योंकि उसने क्या बोला कि 1/5 अपने शेयर का 1/5 हिस्सा वो किसको देगा, सी को देगा, ए। तो ए का शेयर कितना है 3/5, इसका 1/5 हिस्सा, इसका 1/5 हिस्सा कैसा निकलेगा, मल्टीप्लाई करके निकलेगा, क्योंकि अगर ये कुछ पोर्शन है तो उसने ऑफ हिज शेयर बोला है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, फॉर्म नहीं बोल रहा है, अगर फॉर्म बोलता तो हम क्या करते माइनस करते। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कह रहा है सी का शेयर क्या हो जाएगा 3/5 में से 1/5 ले लेंगे तो कितना बचा ये, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है 3/5 3/25 ये किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। ऐसे ही बी में से निकालेंगे 2/5 का क्या करना है हमें 2/5 हिस्सा, 2/5 का 2/5 हिस्सा बोला है, तो यानी कि 4/25। तो ए से कितना मिल रहा है 3/25 और बी से कितना मिल रहा है 4/25, दोनों को जब जोड़ लेंगे 3/25 और 4/25 तो 7/25 ये किसका शेयर हो गया टोटल प्रॉफिट में से, सी का शेयर होगा, ये हो गया सी का शेयर। तो अब जब इन्होंने इतना इतना उसको दे दिया, तो यानी कि जो उनका पुराना शेयर था 3/5 और 2/5, तो इतना इतना हिस्सा उसमें से माइनस कर देंगे, जितना जितना उसने सी को दिया, भाई 3/25 हिस्सा सी को दे दिया, तो उसके पास कितना बचा 12/25 ही बचा। ऐसे ही 2/5 में से 4/25 इसको दे दिया, तो बचा कितना 6/25 बचा। ठीक है ना, तो अब जो नया रेशो आपका क्या बना 25 के हिसाब से 12, 6 और 7, तो यहाँ क्या आपका बना 12, 6 और 7। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब अगला पोर्शन क्या है हमारा, केस नंबर 2 है थर्ड सिचुएशन में, जिसमें कह रहा है वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। मैंने अभी आपको बताया कि कोई एक बंदा कहता है भाई मैं तो क्या करूंगा, मैं तो अपना शेयर सेक्रीफाइस नहीं करूंगा नए पार्टनर के आने की वजह से, तब हम क्या सिचुएशन में आ जाते हैं वो देखते हैं। तो ए और बी और सी मतलब XYZ 3 पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। अब इसमें क्या हो रहा है व्हेन W इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, W जो आ रहा है वो बंदा कितने में आ रहा है 1/6 शेयर में आ रहा है W। ठीक है ना, Z कहता है कि भाई मैं तो अपना शेयर सेम ही रखूंगा, यानी कि Z का शेयर कितना है 1/5। ठीक, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, समझ में आई बात, तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो अब देखो Z ने क्या बोला कि मैं अपना शेयर 1/5 ही रखूंगा जैसा मेरा अभी है। ठीक है, और W कितने में आ रहा है 1/6 में आ रहा है, तो जब दोनों को हम टोटल कर लेंगे तो ये दोनों सिचुएशन तो हमारी सेम रहने वाली है ना नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हम देख लेते हैं कि टोटल सिचुएशन हमारी कितनी सेम रहने वाली है, यानी कि 11/30 हमारी क्या है, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 11/30 तो इनका अलग ही है, बाकी को क्या करना पड़ेगा अपने प्रोपोर्शनेट में बांट लेंगे। अब देखो क्या है, इतना प्रॉफिट तो हमें पता है कि भाई सेम रहने वाला है। अब रिमेनिंग शेयर क्या है, टोटल शेयर 1 में से जो इनका है, जो इन दोनों का फिक्स है, यानी कि क्योंकि नया जो W पार्टनर आ रहा है उसको तो हमें 1/6 देना है, और जो Z है वो कहता है कि मैं अपना पुराना वाला ही रखूंगा, तो यानी कि 1/6 और 1/5 तो फिक्स ही है दोनों में कि भाई इनको इन बंदों को इतना इतना ही मिलेगा। तो जो रिमेनिंग शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर्स में बच जाएगा। तो टोटल जो 1 है हमारा उसमें से जो क्या फिक्स वाले बंदों का मैं शेयर माइनस कर दूंगा, तो अनफिक्स वाले बंदों का शेयर आ गया मेरे पास। अब इस अनफिक्स वाले में क्या करना है
कि आपने अब इस अनफिक्स वाले को क्या करना है, बाकी जो पार्टनर है उसमें बांटना है। जो बाकी पार्टनर है वो कौन कौन है, एक्स एंड वाई है। तो उनका जो रिमेनिंग शेयर होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, उनका जो शेयर था क्या था बचा हुआ 2:2, यानी कि दोनों का बराबर बराबर। ठीक है जी। तो ये जो 19/30 है उसमें क्या करेंगे, दोनों को बराबर बराबर बांट देंगे, तो यानी कि 19/60 और 19/60 आ जाएगा दोनों का। ठीक है जी। तो अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना वो क्या बना भाई, एक तो आपके पास 1/5 है, 1/6 है, और उसके अलावा क्या है 19/60, 19/60। तो ए नहीं सॉरी, यहाँ पे लेते हैं हम W ठीक है ना। तो देखो x का क्या है 19/60 है, इसका भी क्या है 19/60 है, क्यों, और z का कितना था हमारा 1/5 था, और w को कितना हम दे रहे थे 1/6 दे रहे थे। अब इन सब का क्या है, डिनोमिनेटर मुझे सेम करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे इधर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से करना पड़ेगा। ठीक है जी। और इधर इधर मुझे किससे करना पड़ेगा, 6 है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 10:19:19:12, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, बात समझ में आती है। आगे बढ़े, ये आपका बन जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो की भी कुछ सिचुएशंस देख लेते हैं। व्हेन शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन विदाउट गिविंग एन डिटेल्ड सेक्रीफाइस मेड बाय द ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर। भाई नए बंदे का शेयर हमें गिवन है, लेकिन ये नहीं पता कि सेक्रीफाइसिंग कैसे कैसे होती है। एग्जांपल देखते हैं, कह रहा है ए और बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। सी एडमिट हो रहा है और उसको 1/8 शेयर दिया जाएगा टोटल प्रॉफिट में से। कैलकुलेट करना है हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो सी शेयर इज गिवन विदाउट मेंशनिंग दैट सी एक्वायर्ड फ्रॉम ए सेपरेटली, फ्रॉम ए और बी सेपरेटली, और सी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ए और बी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे क्या है, आपको ये तो पता लग गया कि आपको 1/8 शेयर दिया जा रहा है, लेकिन ए से कितना रिसीव हो रहा है, बी से कितना रिसीव हो रहा है, वो नहीं हमको पता। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में जैसे हमने अभी उसमें किया था कि अगर आपको नई डिटेल ज्ञान है, पता है कैसे लेना है, तो हम उसके क्या करते हैं ओल्ड पीएसआर में ही बांट देते हैं। जो उनका ओल्ड पीएसआर था वो हम ये कहते हैं कि भाई उसी शेयर उसी रेशियो में क्या कर रहे हैं, वो सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि भाई एक ए का शेयर कितना है 3/4 है, ठीक है ना, ए का शेयर कितना है 3/4 है। जो ए है वो अपने 3/4 शेयर को इसमें जो है 3/4 में ही उसको क्या करेगा सेक्रीफाइस कर लेगा, और बी क्या करेगा 1/4 में ही उसको क्या करेगा सेक्रीफाइस कर लेगा। ठीक है जी। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो क्या बनी है हमारी 3:1 बनी, यानी कि जो 1/8 है उसमें से 75% पोर्शन यानी कि 3/4 पोर्शन कौन दे रहा है, ए दे रहा है, और 1/4 पोर्शन कौन देगा, बी देगा। ठीक है जी, बात समझ में आई। आगे बात करते हैं। अब क्या होगा इन दिस केस सेक्रीफाइस रेशियो विल बी ऑलवेज बी द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि कहना क्या चाह रहा है बेसिकली इस क्वेश्चन से आपको समझना क्या है, सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि अगर आपको पता है कि नया पार्टनर कितने प्रॉफिट पोर्शन पे आ रहा है, जैसे इस केस में 1/8 प्रॉफिट पोर्शन पे आ रहा है, तो अगर उसको, लेकिन हमें ये पता है कि टोटल 1/8 पे आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो पुराने पार्टनर है, वो उसको कितना कितना हिस्सा दे रहे हैं। तो हमें क्या करना क्या है, हमें सिर्फ करना यह है कि जो उनका ओल्ड पीआर है, एग्जिस्टिंग पीआर है, प्रॉफिट शेयरिंग है, उसी में क्या करेंगे, उसी में उस शेयर को क्या कर देंगे हम गेनिंग दे देंगे, यानी कि 1/8 में से थर्ड पोर्शन ये 3 पोर्शन ये दे देगा और 1 पोर्शन ये दे देगा। अगर ये 3 पार्टनर होते जो जिनका शेयर ए बी सी का अगर बराबर बराबर होता, तब भी हम क्या करते, तो 1/8 के हम 3 टुकड़े कर लेते बराबर बराबर, यानी कि ए भी उतने में देगा, बी भी उतने देगा और सी भी उतने में देगा। ठीक है जी, समझ में आती है बात। तो जो आप यहाँ पे जो सी का शेयर है 1/8 वो क्या है, तो टोटल अब ये कितना बचा रिमेनिंग, अगर 1 हटा देंगे उसमें 1 में से हम टोटल में से सी का हटा देंगे पार्ट 7/8, ठीक है ना। और उनका जो एग्जिस्टिंग शेयर है वो कितना है 3/4 और 1/4, वही सेम पीछे वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये कितना हो जाएगा 21/32 और 7/32। तो जो आपका रेशो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे रेशो आपका बनेगा 21, 7 और 4। क्या बनेगा आपका यहाँ पे रेशो 21, 7 और 4 बनेगा। ठीक है जी। देखो जी, ये बनेगा आपका 7/8 रिमेनिंग था, 7/8 में जो पुराना शेयर था उसका वो कितना था 3/4 था, तो उससे हमारा क्या बन के आया 21/32, और बी के जो पुराना था उससे हमारा क्या बन के आया कि उनका नया नया जो बन के आएगा रिमेनिंग शेयर में वो आएगा 7/32, और ये हमारा कितना है 1/8 है। तो इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सी वाले को 1/8 शेयर है ना, और हमें डिनोमिनेटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा सी के शेयर को। तो ये कितना हो जाएगा 4/32। तो ए बी और सी के जो रेशियोज बनेंगे वो क्या बनेंगे जी, ए का कितना पोर्शन आया 7,
बी का कितना बी का कितना ए का 21 आया जी, ए का 21 आया, बी का 7 आया और सी का कितना आया 4 आया। अब देखोगे इसका टोटल आपको उतना ही मिलेगा 32। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, सिचुएशन नंबर 2 है। इसमें हमें क्या करना है, व्हेन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द गिवन। अब इसमें क्या है देखते हैं, व्हेन ए और बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, सी क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है, और सी के एडमिट होने के बाद ए और बी और सी का रेशियो क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5:3:2। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि आपको ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनरशिप का न्यू रेशियो गिवन है। यानी कि जो एडमिट हुआ पार्टनर उसका शेयर हमें पता ही नहीं, ना हमें ये पता कि किसने कितना गेन किया और किसने कितना लॉस किया। ठीक है जी, अब देखते हैं हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। ठीक है जी, तो आपको ये पता है कि भाई गेन तो हुआ है, गेन तो सबसे पहले किसका हुआ है, सी को हुआ है, क्योंकि सी नया बंदा आया, उसको 2/10 का गेन हुआ है टोटल, यानी कि 1/5 शेयर के लिए वो आया था। 2/10 यानी कि 1/5 हो गया ना, 2/10 का मतलब 1/5 हो गया, तो वो 2/10 शेयर के लिए आया, इसका मतलब तो ये हो गया। अब आपको ये बताना है कि सेक्रीफाइस कितना कितना किया। अब देखो क्या करना है, जो हमारा ये था, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम क्या लेते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेते हैं, जो मैंने आपको एक सिंगल फॉर्मूला बताया था। बुक में आपको दो अलग अलग तरीके से दिया था, मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ करो हमेशा न्यू में से ओल्ड माइनस कर दो, ये मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो नंबर 3 में, जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर था। इसमें अगर सिचुएशन आपकी पॉजिटिव आती है तो आपका क्या होता है, गेन होता है, और अगर नेगेटिव सिचुएशन आती है तो वो क्या होता है, आपका सेक्रीफाइस होता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे करना क्या है, देखो जी, आपको सेक्रीफाइस निकालना है, तो आपको करना क्या है, आपको जो पुराना शेयर था और नया शेयर था दोनों को आप माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो आपका जो पुराना शेयर था ए का और नया शेयर था वो क्या क्या था, ए का देख लेते हैं। ए का जो आपका नया शेयर है वो क्या है, 5/10 है, और आपको उसका पुराना शेयर क्या है, 3/5 है। तो जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, और ये आ जाएगा 5 - 6 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या आएगा 1/10। 1/10 नेगेटिव आ रहा है, तो यानी कि सेक्रीफाइसिंग आ रहा है। ठीक है ना, तो देखो आप यहाँ से भी चेक करोगे तो जो आपका ये है, तो इसमें 1/10 क्या आ रहा है, आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है। ठीक है ना, इसकी फिगर पॉजिटिव इसलिए आ रही है क्योंकि इसने जो आपका फॉर्मूला लगाया, क्या लगाया, ओल्ड माइनस न्यू लगाया, और मैंने क्या लगाया, न्यू माइनस ओल्ड लगाया है। ठीक है, इतना ही फर्क है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट बी भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। बी के लिए भी क्या करना है आपको, बी के लिए भी सेम काम करना है। बी के लिए क्या करना है, बी का भैया नया कितना है, 3/10 है बी का नया, और बी का पुराना कितना है, 2/5 है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, एलसीएम लेंगे, 3 - 4 हो जाएगा, बाय 10 कॉमन आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 1/10 नेगेटिव का। यानी कि दोनों ने क्या किया, 1/10 1/10, यानी कि दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, बराबर है। ठीक है, सिचुएशन नंबर 3 देख रहे थे। सिचुएशन नंबर 3 में अब क्या देखना है हमें, हम देख रहे हैं कि भाई क्या कह रहा है, व्हेन न्यू पार्टनर टेक्स प्रॉफिट शेयर ऑफ अ पर्टिकुलर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन, किससे लेना है, ओल्ड पार्टनर से जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसमें हमें हमें करना क्या है, देखते हैं इलस्ट्रेशन के माध्यम से। कहता है भाई एक्स एंड वाई द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। भाई एक्स और वाई का कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया है। वो एडमिट कर रहे हैं जेड को, हु गेट्स, जेड जो है वो एडमिट हो रहा है, जो कि 1/4 ऑफ इस शेयर किससे ले रहा है, एक्स से ले रहा है, और 3/16 ऑफ इस शेयर के 3/16 शेयर किससे ले रहा है, वाई से ले रहा है। तो अब हमें करना क्या है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है जी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, वो कह रहा है 1/4 किससे लेना है, एक्स से लेना है, अपने शेयर का 1/4 हिस्सा, यानी कि अगर सपोज करो उसका शेयर एक्स हुआ तो उसके शेयर का 1/4 हिस्सा किससे लेना है, एक्स से लेना है, और जो 3/16 है वो किससे लेना है, वाई से लेना है। 3/16 किससे लेना है, वाई से लेना है। ठीक है ना, तो अब ये देखो कि अगर 1/4 हिस्सा मैं एक्स से ले रहा हूं, यानी कि अगर मैं ये कहता हूं कि टोटल शेयर, यानी कि एक्स की जगह मैं 1 ले लूं, कि मेरा टोटल काउंट जो है, जो मेरा टोटल प्रॉफिट है जेड का, वो कितना है, 1 है, तो 1 में से 1/4 तो किससे ले लेंगे हम, एक्स से ले लेंगे, तो बचा कितना यहाँ पे, 3/4। ठीक है जी, बचा कितना यहाँ पे, 3/4 बचा। ठीक है, अब ये जो 3/4 हिस्सा है, बेसिकली ये 3/4 किससे लेना है, हमें वाई से लेना है, क्योंकि दो ही पार्टनर है। ठीक है ना, और यहाँ पे बोला कि 3/16 लेना है उससे। अब ये कैसे, यानी कि ये जो 3/4 है ये 3/16 के बराबर होगा एक तरीके से, यानी कि 3/4 उस पर्टिकुलर वैल्यू का, एक्स वैल्यू का, यानी कि अगर मैं वही 1 की बात कर रहा हूँ कि अगर ये था x था, तो ये x यानी कि जो 1 मैंने लिया था वो x में था, x की वैल्यू में था, तो यानी कि जो x था, यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि 3/4 ऑफ z,
3/4 ऑफ जेड, यानी कि जो बचा हुआ शेयर है, जो एक्स के अलावा बचा हुआ शेयर है वो हमें वाई से लेना है, तो जो वाई की रिसीविंग होगी वो उसके बराबर होगा ना भाई। 3/4 जो हिस्सा है जो वाई की रिसीविंग होगी, वाई की रिसीविंग कितनी है 3/16, उसके बराबर होगा ना। तो जब हम z का शेयर निकालेंगे, अगर मैंने z का शेयर यहाँ पे x माना हुआ था, तो अगर मैं z का शेयर निकालता हूँ तो ये उधर जाके क्या बन जाएगा 3/4 का 4/3 बन जाएगा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि 3/4 ऑफ x जो मेरी टोटल शेयर है z की, उसका वो मेरा बराबर है 3/16 के बराबर है। तो मेरी x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ना, x की वैल्यू कितनी आएगी जी 3/16 इंटू में 4/3, यानी कि 3 से 3 कैंसिल हो रही है 1/4 आ जाएगी। ठीक है ना, 1/4 आ रही है। वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कितनी आ रही है 1/4 आ रही है, यानी कि 3/16 इंटू 4/3, ये जो 3/4 है उधर जाके रेसिप्रोकल हो गया। तो यानी कि टोटल z का शेयर टोटल कितना हो गया 1/4 हो गया। तो अब मैं उससे ये भी निकाल सकता हूँ कि जो x से मुझे हिस्सा मिलना है वो कितना है। तो जो x से मुझे हिस्सा मिलना है 1/4 तो उसका शेयर है, और 1/4 अपने ही शेयर का वो किससे लेगा x से लेगा। तो ये हो जाएगा 1/16, ये 1/16 किससे मिल रहा है x से मिल रहा है, और 3/16 दिया ही हुआ है ना, 3/16 शेयर फ्रॉम y। तो ये 3/16 तो दिया हुआ है, अपने शेयर का 1/4 x से ले रहा है, और 3/16 जो बचा हुआ है वो y से ले रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रॉम और ऑफ का फर्क आ रहा है, इसी वजह से वो प्लस माइनस का फर्क है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, x का जो नया शेयर है वो क्या होगा 3/5, और उसने दिया कितना z को 1/16 दिया, तो x के पास बचा कितना 43/80 बचा। अब नेक्स्ट y का जो नया शेयर बचा वो कितना बचा, पुराने में से उसने क्या किया हटा दिया जो दे दिया उसने, तो उसके पास जो बचा वो कितना बचा 17/80। और ये जो 1/4 है इसका भी हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया 20/80। तो अब जो फिगर बन के आई वो क्या बन के आई 43, 70 और 20, 43, 17 एंड 20 बन के आई। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट जो भी आपको मैंने अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से अगर आपने सुना हो तो। यहाँ कह रहा है अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जब तक बोला ना गया हो, सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ द ओल्ड पार्टनर विल बी सेम एज द ओल्ड पीएसआर। यानी कि जो हम पीछे अभी देखते आ रहे थे एग्जांपल्स के अंदर, कि अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो ये ना बता रखी हो कि कितनी कितनी है, तब उसमें हम क्या करते थे ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे उसको। ठीक है जी, समझ में आई बात। तो यानी कि सैक्रिफाइसिंग क्या मान लेते थे हम, ओल्ड पीएसआर को ही सैक्रिफाइसिंग मान लेते थे। अब आता है कॉन्सेप्ट नंबर 4, 5 और 6। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो कॉन्सेप्ट नंबर आपका 4 है क्या है, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इसको मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 की जो रिवीजन है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसके अंदर कवर किया है। और ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को भी मैंने उसी के अंदर कवर किया हुआ है, वहां पे आपको मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी समझाया था। और इसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एक्यूमुलेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, यानी कि जो चेंज की डेट तक का जो हमारा प्रॉफिट्स एंड लॉसेज और रिजर्व होते थे उसका हमारा क्या ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में भी मैंने आपको उस रिवीजन लेक्चर में बताया हुआ है, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ कुछ कुछ पॉइंट्स के। ठीक है जी, तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन की रिवीजन बताऊंगा जो नॉर्मल है। यहाँ पे क्या कह रहा है जी, ए और बी सी पार्टनर है, 3 जने पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपका 4:3:2। एडमिट कौन हो रहा है, डी एडमिट हो रहा है फॉर द शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है उसका। अब उसमें क्या कह रहा है, एन एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट आपको दी हुई है जिसके अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दिया हुआ है 90,000। अब यहाँ क्या कह रहा है, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन द एडमिशन ऑफ द पार्टनर ऑफ डी अंडर द फॉलोइंग केसेस। यानी कि 3 अल्टरनेटिव केस 1, केस 2 और केस 3 दिया हुआ है, आपको रिजर्व बताए हुए हैं और रिजर्व का क्लेम दिया हुआ है। तो मैंने आपको जब चेंज इन पीएसआर करा रहा था तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपका जो क्लेम है वो ज्यादा होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, 3 सिचुएशन होती है आपकी। 3 सिचुएशन कौन कौन सी मैंने आपको बताई थी, एक तो होता है क्लेम आपका इक्वल टू क्या होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक होता है आपका क्लेम लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक होता है आपका क्लेम मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 3 सिचुएशन होते हैं कि भाई आपका क्लेम कम आए, ज्यादा आए या बराबर बराबर आए। अब यहाँ पे देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना बना हुआ है 90,000 बना हुआ है। पहला केस क्या कहता है, देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। नो अदर इंफॉर्मेशन मतलब कि आपका जो है वर्कमैन कंपनसेशन के रिजर्व के अगेंस्ट में क्लेम ही नहीं है। क्लेम ही नहीं है मतलब वो इस वाली सिचुएशन में कवर हो गया, या तो है ही नहीं या फिर कम है ना, वो इस वाली सिचुएशन में कवर हो गया, या तो है ही नहीं या फिर कम है। ठीक है, तो जब ये है कि भाई कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है,
तो यानी कि जितना भी आपका रिजर्व होगा एज ऑन डेट ऑफ चेंज, यानी कि एडमिशन के टाइम पे, अगर मैं इसकी 1/4 शेयर की बात करूं कि शेयर 1/4 है, ठीक है ना, तो जो एडमिशन के टाइम पे जो 90,000 होगा, क्योंकि इसका कोई क्लेम नहीं निकला आपका, तो ये जो 90,000 होगा वो 432 में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि एज ऑन डेट ऑफ चेंज की डेट पे क्या है हमारा एक्यूमुलेटेड रिजर्व है फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो 90,000 पूरा क्या हो जाएगा आपका, ए बी और सी, ये जो तीन पार्टनर है इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन ओल्ड PSR। ठीक है जी, ओल्ड PSR में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगला सिचुएशन क्या कहते हैं, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एस्टिमेटेड टू बी 45,000 रुपीज। अब क्लेम कितना आया 45,000, रिजर्व कितने बने हुए हैं 90,000। तो अगर ये भी इसी सिचुएशन में कवर हो जाएगा कि आपका जो है क्लेम कम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, ठीक है ना, क्लेम क्या है, कम है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो जो क्लेम कितना है 45 और रिजर्व कितने बने हुए हैं 90। तो अब जो रिजर्व का बैलेंस बचेगा, रिजर्व का जो बैलेंस बचेगा, वो रिजर्व का बैलेंस कितना बचेगा 45,000 रुपीज। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ए बी और सी के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर ओल्ड PSR। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अगला सिचुएशन क्या है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू बी 99,000। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्लेम ज्यादा है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम है, तो यहाँ पे जो है क्लेम का बैलेंस आएगा, क्लेम का बैलेंस कितना आएगा 9,000 रुपीज। अभी तो हम यहाँ क्या कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ए बी और सी के अंदर। अब ए बी और सी से हम क्या कर लेंगे, हम रिकवरी करेंगे। क्या करेंगे, हम रिकवरी करेंगे, क्योंकि हमारा क्लेम ज्यादा है और रिजर्व कम है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के डेट पे रिकवरी करेंगे इन ओल्ड PSR। ठीक है जी, आप देख रहे हैं भाई, जब जब आपका क्लेम कम है तो एक्सिस रिजर्व का बैलेंस जो था वो हमने क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। जैसे ही आपका क्लेम ज्यादा हुआ रिजर्व से, तो जो एक्स्ट्रा क्लेम है वो हमने किससे रिकवर कर लिया, पार्टनर से रिजर्व रिकवर कर लिया इन देयर ओल्ड PSR। ठीक है ना। एक केस में हम एक केस और ले लेते हैं, केस नंबर 4 और ले लेते हैं, जिसमें क्या था है कि भाई आपका जो रिजर्व है, रिजर्व का बैलेंस कितना है 90,000 है। ये भी ले लेते हैं, तो वो वाला यहाँ पे कवर हो जाएगा कि आपका क्लेम और वो बराबर है, तो आपके पास बैलेंस कुछ बचेगा रिजर्व का, या वो बचेगा 0। तो इसके केस में क्या होगा, नो एंट्री। बात समझ में आती है, कुछ सिचुएशन ही नहीं आएगी भाई, पार्टनर से ना तो कुछ लेना है ना हमें पार्टनर को कुछ देना है, रिजर्व को किससे सेटल कर देंगे, क्लेम से सेटल कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन क्या है, अब यही सेम सिचुएशन है, बस अब की बार वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जगह क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। ठीक है जी, अब इसमें क्या है, देखो इसमें जो दो चीजें अभी, एक तो अप्रैल में आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डी एडमिट हो रहा है फॉर पर्टिकुलर प्रॉफिट ऑफ शेयर के लिए, और आपका ABC है वो 432 में है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है 2 लाख रुपए की है। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है 2 लाख रुपए की है। इसमें आपको 4 सिचुएशन दी हुई है, 1 2 3 4 और 5 सिचुएशन दी हुई है। पहली सिचुएशन में क्या है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उसको ही हम क्या कह लेंगे, मार्केट वैल्यू कह लेंगे। तो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में क्या बताया था, यहाँ पे होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की जो आपकी मार्केट वैल्यू है वो या तो आपकी बराबर हो सकती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के, मतलब मार्केट वैल्यू ऐसे नहीं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में चेंज कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो बराबर होगी आपकी कॉस्ट से, या जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो लेस देन होगी आपकी कॉस्ट से, या जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो मोर देन होगी आपकी कॉस्ट से। ठीक है ना, 3 सिचुएशन हो सकती है। ठीक है जी, अब करना क्या है यहाँ पे तो जैसे पहली पारी में क्या दे रखा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी मार्केट वैल्यू के बारे में, तो यानी कि क्या है, इन्वेस्टमेंट को हम किस के मानेंगे भाई, इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पे जो बैलेंस होगा, बैलेंस किसका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो बैलेंस होगा कितना 18,000 का, वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के पास इन ओल्ड PSR, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के पास इन ओल्ड PSR। ठीक है ना। सेकंड सिचुएशन में क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, बराबर दे रखी है 2 लाख के बराबर, तो यहाँ पे भी क्या है, अब यहाँ पहले वाले में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने क्या करा कि आपने वो बांट दिया। दूसरे वाले में कह रहा है कि मार्केट वैल्यू 2 लाख ही है और आपकी कॉस्ट भी 2 लाख ही है, तो यानी कि कोई आपको नुकसान नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ तो वही सेम बात आ जाएगी, पूरा 18,000 का बैलेंस आपका बचा रहेगा। तो उस केस में भी, यानी कि केस 1 और केस 2 के लिए यही वाली सिचुएशन है,
कि आपको जो बैलेंस होगा 18,000 पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, केस 3 में क्या है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 191 हो गई। तो यानी कि अब जो है मार्केट वैल्यू आपकी क्या हो गई, कॉस्ट से कम हो गई। मार्केट वैल्यू क्या हो गई आपकी, कॉस्ट से कम हो गई। यहाँ पे जो लॉस हुआ आपको वो कितने का हुआ, 9,000 रुपए का लॉस हुआ, क्योंकि 191 ये हो गई और 2,000 पे 2 लाख की वो है। तो यानी कि जो 9,000 का लॉस हुआ, इस 9,000 के लॉस को आप किससे सेटअप करोगे, फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ सेटअप करोगे। तो 18,000 के जब फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ उसको आप सेटल करोगे और 9,000 रुपए का आपका लॉस है, तो आपका नेट जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, 9,000 बचेगा। और इस 9,000 को क्या कर दोगे आप, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड PSR, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है जी, ये हो गया आपका केस नंबर 3 के साथ मैच हो गई ये वाली सिचुएशन। ठीक है, अब आता है केस नंबर 4। अब यहाँ पे क्या करना है, मार्केट वैल्यू आपको कितनी दे दी, 173। अब और कम हो गई मार्केट वैल्यू, पहले कितनी थी, 2 लाख थी, अब हो गई 173। तो 2 लाख में से 173 रह गई वैल्यू। अब तो टोटल लॉस कितना हो गया, टोटल लॉस कितना हो गया, ये हो गया आपका 27,000 का लॉस हो गया। ठीक है ना, 27,000 का लॉस हो गया। लेकिन अब आपका यहाँ पे जो रिजर्व है वो कितना है, सिर्फ 18,000 रुपए का रिजर्व है। तो यानी कि एक्स्ट्रा लॉस कितना हो गया, अगर आप यहाँ से रिजर्व सेटअप कर दोगे तो यहाँ से आपने रिजर्व भी सेटअप कर दिया, तो एक्स्ट्रा लॉस कितना हो गया, 9,000 का हो गया। तो अब इस केस में क्या है, ये इसका दूसरा सिचुएशन आ गई। इसमें क्या है, यहाँ पे आपका रिजर्व तो क्या हो गए, रिजर्व तो आपके हो गए खत्म हो गए, यानी कि आपका जो लॉस है वो यहाँ पे लॉस कितना हो गया, यहाँ पे जो आपका लॉस है, पहले तो सबसे पहले तो लॉस कितना आया आपका, 27 आया। ठीक है जी, यहाँ पे आपके रिजर्व का बैलेंस कितना हो गया, रिजर्व का बैलेंस हो गया आपका 0 हो गया। और जो आपका एक्स्ट्रा लॉस आया वो कितना आया आपका, 9,000। तो इस 9,000 की आपको क्या करनी है, इस 9,000 की आपको क्या करनी है, रिकवरी करनी है। क्या करनी है आपको, रिकवरी करनी है इन ओल्ड PSR। ठीक है जी, इस 9,000 की क्या करनी है, रिकवरी करनी है इन ओल्ड PSR। लास्ट सिचुएशन क्या कहती है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, 2,18,000 रुपए। यानी कि अगली सिचुएशन में क्या है, अब वो 2 लाख से 2,18,000 रुपए हो गया, यानी कि उस इन्वेस्टमेंट की हमारी वैल्यू बढ़ गई। तो बढ़ने के बाद ये जो 18,000 रुपए है ये तो जाएगा ही पार्टनर्स के प्रॉफिट में, लेकिन ये जो आपका रिजर्व बनाया हुआ था 18,000 रुपए, ये इस वाली सिचुएशन में कवर हो जाता है, ये इस वाली सिचुएशन में कवर हो जाता है केस 5 कवर हो जाता है। तो इसमें जो आपका 18,000 रुपए का बैलेंस है ये क्या हो जाएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में इन ओल्ड PSR। ठीक है जी, ये ओल्ड PSR में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहले केस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरे केस में कहा कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बराबर है, तब भी हमने क्या कर दिया, पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तीसरे केस में थोड़ी सी वैल्यू कम हुई थी तो उसको हमने रिजर्व के साथ सेटअप कर दिया, फिर भी बैलेंस कुछ बचा रिजर्व में तो हमने वो ओल्ड PSR में बांट दिया। केस नंबर 4 में रिजर्व से भी ज्यादा लॉस आ गया था हमें 27,000 रुपीज का, तो जो एक्सेस लॉस था रिजर्व के अलावा 9,000 का, उससे हमने क्या कर ली, रिकवरी कर ली पार्टनर से। और लास्ट केस में मार्केट वैल्यू क्या थी, 2,18,000 रुपए, जो कि कॉस्ट से भी ज्यादा थी। तो इसमें जो बैलेंस था रिजर्व का वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाएगा, साथ के साथ प्रॉफिट का जो पोर्शन है वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब डालते हो तो वहां से भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के आपके पास 2 मेथड है। ठीक है जी, क्या है, इट में बी डिसाइड दैट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इधर new partner will contribute to his capital in proportionate to the share of the और प्रॉफिट ऑफ द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर। या तो नया पार्टनर पुराने पार्टनर के अकॉर्डिंग लेकर आएगा कैपिटल, या फिर पुराने पार्टनर जो है वो नए पार्टनर के अकॉर्डिंग टोटल फर्म की कैपिटल को बना के अपना जो क्या कर लेंगे, शेयर बना पता लगाएंगे। देखो इसकी 2 सिचुएशन क्या बनाई, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द इनकमिंग पार्टनर। भाई आने वाले पार्टनर के बेसिस पे क्या करी जाएगी, पुराने पार्टनर की कैपिटल में एडजस्टमेंट की जाएगी। या फिर कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ द इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ द ओल्ड पार्टनर। या फिर दूसरी सिचुएशन क्या है कि इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे नए पार्टनर की कैपिटल डिसाइड की जाएगी, कितनी कैपिटल वो लेकर आए। तो एक एक करके दोनों सिचुएशंस को देख लेते हैं। सबसे पहली सिचुएशन क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द इनकमिंग पार्टनर। यानी कि जैसे अगर मैं नया बंदा फर्म के अंदर आ रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मैं 2 लाख रुपए लेकर आऊंगा, तो मेरी कैपिटल के अकॉर्डिंग बाकी पार्टनर्स की, रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल को क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा देखते हैं, स्टेप्स क्या क्या है इसके अंदर। स्टेप 1 में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द क्या है, इनकमिंग पार्टनर कैपिटल। कैसे निकालेंगे भाई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, इनकमिंग पार्टनर की जो कैपिटल है उसको आपको डिवाइड करना है किससे,
रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से। यहाँ पे आपका फॉर्मूला मिसिंग हो गया है, ऑफ एडमिशन जो इनकमिंग पार्टनर शेयर है, शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर डिवाइड, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। ठीक है जी, ये पहला पोर्शन हो गया आपका। ठीक है, दूसरा क्या है, डिटरमाइन द न्यू कैपिटल ऑफ द ईच पार्टनर। ठीक है ना, क्या करना है, टोटल कैपिटल डिवाइड इन देयर न्यू पीस आर। ठीक है, आगे क्या है, स्टेप नंबर 3 में असरटेन द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। भाई आपने अब इससे क्या कर लिया, आपने शेयर निकाल लिया थर्ड पार्टनर में, आपके ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल निकाल ली। 5 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 और स्टेप 3 की सब्ट्रैक्शन करके आपको क्या करना है, सरप्लस और डेफिसिट निकालना है, और पांचवें पार्ट में आपको एंट्री पास करनी है। इसका एक पहले यहाँ पे जनरल एंट्री देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, जब आपको प्रेजेंट कैपिटल आपकी क्या होगी, न्यू कैपिटल से कम होगी, तब आपको क्या करना पड़ेगा, कैश लेकर आना पड़ेगा और पार्टनर्स के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, जो नया पार्टनर आएगा वो कैश लेकर आएगा, और कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कंसर्न पार्टनर करंट अकाउंट, यानी कि उसकी जो एडजस्टमेंट होगी वो कैपिटल और करंट अकाउंट से होगी। यहाँ पे क्या है, अगर एक्सेस होगा कि अगर प्रेजेंट कैपिटल आपकी ज्यादा है नई कैपिटल से, यानी कि सपोज करो कि भाई जो न्यू पार्टनर आया था उसकी उसकी कैपिटल के एडजस्टमेंट के बाद जो टोटल कैपिटल हो गई वो ओल्ड वाली से ज्यादा हो गई, न्यू वाली जो कैपिटल हो गई वो ओल्ड वाली से ज्यादा हो गई, ओल्ड वाली कैपिटल से, तब आप क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है भाई, सॉरी, प्रेजेंट कैपिटल यानी कि न्यू वाली जो कैपिटल हो गई वो आपकी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू वाली कैपिटल के लिए आपको पैसे लेकर आने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी न्यू कैपिटल ज्यादा हो गई और आपका जो बैलेंस है वो कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, और पैसे लेकर आने पड़ेंगे, तो वो ये सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन अगर आपकी न्यू कैपिटल कम हो गई ओल्ड कैपिटल से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका एक्सेस बैलेंस पड़ा होगा उसको आप क्या कर लोगे, विदड्रॉ कर लोगे, तो उसकी विड्रॉवल की एंट्री में आ जाएगा टू कैश और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ये सिचुएशन क्या क्या है, साथ में करंट अकाउंट क्यों दिया हुआ है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो हमेशा कैश के साथ दिया हुआ है करंट, वो हो क्या रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर आप विड्रॉ करते हो अमाउंट को, विड्रॉवल वाला मेथड आप अपनाते हो या फिर इंट्रोडक्शन वाला मेथड आप अपनाते हो कि आपको कैपिटल लानी है ले जानी है, तब आप कैश एंड बैंक का यूज करो। लेकिन अगर आपको कहते हैं कि भाई आपको जो है ये कह दिया कि आपको कैपिटल विड्रॉ नहीं कर सकते, तब आप उसको क्या करोगे, करंट अकाउंट के साथ एडजस्टमेंट करोगे। हमने दो मेथड देखे थे जिसमें कहा था कि अगर आपको विड्रॉवल वाला मेथड यूज करना है तो वहां पे आप कैश एंड बैंक यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विड्रॉवल वाले मेथड पे नहीं आते तो आपको जो एक्सिस बैलेंस है उसको आपको करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर बैंक में आपके पास इंट्रोडक्शन करना है तो करंट अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर आप कैश से नहीं ला रहे तो आपका करंट अकाउंट में डेबिट दिखा जाएगा, और अगर आप विड्रॉ नहीं करोगे अपने एक्सेस बैलेंस को तो वो आपके करंट अकाउंट में क्रेडिट पोर्शन में दिखा दिया जाएगा। ठीक है ना, इसमें क्या है इंपॉर्टेंट नोट इसमें आता है, क्या कह रहा है जी, इट शुड बी नोटेड दैट द सरप्लस कैपिटल इज ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट और ऑल्टरनेटिवली इट मे बी withdrawn by the old partner in the terms of as per the terms of agreement। वही बात ऊपर बता रहा है इंपॉर्टेंट नोट की, या तो क्या होगा, जो सरप्लस बैलेंस होगा वो किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, करंट अकाउंट में, या फिर अल्टरनेटिवली बी विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर यानी कि ये वाला जो कैश और बैंक की एंट्री होगी ये क्या है, विड्रॉवल के टर्म्स के अकॉर्डिंग है, और अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, आपको करंट अकाउंट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना, आगे क्या कहता है, सिमिलरली डेफिशिएट ऑफ द कैपिटल बॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर और डेबिटेड द करंट अकाउंट। जो डेफिशिएट होगा यानी कि ये वाला क्या है, आपका डेफिशिएट का केस है, इसमें क्या हो रहा है, करंट अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, देखो डेबिट द करंट अकाउंट, तो ये क्या हो रहा है आपका डेबिट हो रहा है। ठीक है ना, और सरप्लस के केस में क्या हो रहा है, वो क्रेडिट हो रहा है, सरप्लस के केस में यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो वो उसी चीज के बारे में उसने लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब क्या कह रहा है, अच्छा एक चीज उसने बोली, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन सरप्लस और डेफिशिएंसी शुड बी एडजस्टेड इन कैश एंड बाय ट्रांसफरिंग द करंट अकाउंट, नॉट बाय ट्रांसफरिंग द करंट अकाउंट। यानी कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड आपको हमेशा कौन सा वाला यूज करना है, कैश वाला यूज करना है। जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुआ है कि आपको करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करनी है, जब तक आप कौन सा यूज करोगे, कैश वाला यूज करोगे। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया कि आपको करंट अकाउंट वाला यूज करना है तो वहां पे आप करंट अकाउंट वाला मेथड यूज करोगे, अदरवाइज कैश वाला यूज करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी में इसका क्या है हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ द इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब इसमें क्या करना है, आप डिटरमाइन करना है सबसे पहले तो क्या करना है, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर आफ्टर
गिविंग इफेक्ट टू सारी एडजस्टमेंट का इफेक्ट देने के बाद, सच एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, ये आपके ए बी और सी पार्टनर हो गए, सपोज करो ए बी और सी पार्टनर, ये आपके हो गए ए बी और सी पार्टनर, ए बी और सी पार्टनर, ये पर्टिकुलर हो गया, ये भी पर्टिकुलर हो गया। तो जो आप यहाँ पे बैलेंस बनाते हो, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी जो बनाते हो, ये जो बैलेंस बनाते हो, यहाँ पे आप रिवैल्यूएशन डालते हो, प्रॉफिट्स डालते हो, रिजर्व्स डालते हो, ड्राइंग्स डालते हो, ये सब डालते हो ना। तो जो ये बैलेंस बनाते हो, आपको ये वाला बैलेंस निकाल लेना है, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है, आपको ये वाला बैलेंस निकाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 2 में डिटरमाइन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। कैसे भाई, जो आपका एडजस्टेड कैपिटल आया था सभी पार्टनर्स का, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड न्यू शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर। अब ये रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड न्यू शेयर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था ए बी और सी 3 पार्टनर है, डी एडमिट हो रहा है, डी एडमिट अगर 1/4 शेयर के लिए हो रहा है और इनका कुछ प्रोपोर्शनेट शेयर था, सपोज करो 1:1:1 था, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि रिमेनिंग शेयर, अब अगर मैं कहूं कि टोटल शेयर सभी पार्टनर का डी के एडमिशन के बाद 1 है, तो अगर डी का शेयर 1/4 है तो रिमेनिंग पार्टनर का क्या होगा, 3/4 शेयर होगा ना। तो यही कह रहा है कि आप इसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर। ये तीनों का क्या है, कंबाइंड शेयर है ना, तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। और अगर इसकी सपोज करो कैपिटल आती है 4 लाख, 3 लाख आती है, सपोज करो कैपिटल क्या आती है, 3 लाख आती है, और रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 लाख से बचेगा ये, और ये कितना बचेगा, 4 लाख बचेगा, ठीक है ना। ये बचेगा 4 लाख बचेगा, तो टोटल कैपिटल बन जाएगी। स्टेप 3 में क्या करना है, जो आपकी कैपिटल डिटरमाइन करी है, तो आपकी इनकमिंग पार्टनर की कैसे डिटरमाइन कर लेंगे, जो आपकी स्टेप 3 में कैपिटल आई उसमें आप शेयर मल्टीप्लाई करोगे किसका, इनकमिंग पार्टनर का। यानी कि जो 4 लाख आपका आंसर आया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, उसमें आपका जो मैंने अभी बताया आपका क्या है, 1/4 है। तो यानी कि इसको लानी कितनी पड़ेगी, कैपिटल 1 लाख लानी पड़ेगी। बेसिकली दोनों सिचुएशन में हो क्या रहा है, पहली सिचुएशन में कहता है कि अगर पार्टनर 1 लाख रुपीज लेकर आया, सपोज करो मैं आपको अगर सम अप करने की कोशिश करूँ, इसको थोड़ा सा मैं आपको सम अप करने की कोशिश करूँ दोनों को, तो हो क्या रहा है सिचुएशन नंबर ए के अंदर और सिचुएशन नंबर बी के अंदर। वो कह रहा है कि भाई आपको पहली सिचुएशन में जो नया पार्टनर आया है उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग क्या करो, बाकियों की कैपिटल निकाल लो। भाई सपोज करो सिचुएशन नंबर ए और बी है, ये मैं एक्स वाई और जेड एडमिशन ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। सपोज करो भाई जेड वाले पहले एक सिचुएशन में कि हमें जेड के कैपिटल के अकॉर्डिंग सिचुएशन को हैंडल करना है, तो अगर ये 2 लाख रुपए लेकर आ रहा है तो आपको क्या करना है, अगर इसका शेयर 1/4 है तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पता लग जाएगी, अगर इसके उल्टे शेयर से मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 लाख, ठीक है ना। और जो ये जो दोनों बंदे हैं इसकी एडजस्टेड कैपिटल निकल जाएगी सारी एडजस्टमेंट के बाद। सपोज करो इनकी एडजस्टेड कैपिटल निकलती है आपकी 3 लाख और 2 लाख, ये निकलती है, सपोज करो ये एक्स की निकलती है, ये वाई की निकलती है, ठीक है ना। तो अब टोटल फर्म की कैपिटल कितनी है, 8 लाख, जिसमें से 2 तो इसकी है, तो बची दोनों की कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, है ना, 6 होनी चाहिए। लेकिन है कितनी इनकी, 5, तो 1 लाख की डेफिशिएंसी है, 1 लाख की डेफिशिएंसी है। तो वो 1 लाख की डेफिशिएंसी क्या है, ये दोनों लेकर आएंगे इनके शेयर्स के अकॉर्डिंग, जो भी इनका बैलेंस बचेगा। भाई अगर सपोज करो इनका शेयर जो है बाद में कितना रह जाता आपका, वो बराबर बराबर होता सपोज करो, तो 3-3 लाख रहता दोनों का बैलेंस, ठीक है ना। तो इसके केस में क्या होता है, ये पूरा आ जाता है, और इसके केस में इसको 1 लाख रुपए लेकर आने पड़ते, है ना, ऐसे बन जाता। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया नए पार्टनर के अकॉर्डिंग कैपिटल एडजस्टमेंट करना। और ये दूसरे वाले केस में क्या है, पुराने पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग नए पार्टनर की शेयर की एडजस्टमेंट करना। इसमें भी मैं सेम सिचुएशन ले लेता हूँ। अब इसमें मुझे ये नहीं पता कि इसको कितना लेकर आना है, ये मुझे निकालना पड़ेगा। सपोज करो जी यही सिचुएशन लेता हूँ मैं कि भाई दोनों की जो एडजस्टेड कैपिटल आई वो 3 लाख और 2 लाख आई, सेम सिचुएशन ले लेता हूँ, है ना। 3 लाख आई और 2 लाख आई, 3 लाख आई और 2 लाख आई। मैं ऐसे सेम सिचुएशन ले लेता हूँ कि भाई एक्स और वाई की जो एक तो इसकी आई 3 लाख और इसकी आई 2 लाख, ठीक है ना। अब उसमें क्या करना है, इनकी टोटल कैपिटल हो गई 5 लाख एडजस्टमेंट के बाद। अब अगर इनका रिमेनिंग शेयर 3/4 है तो उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा 4/3। तो जो भी मेरी कैपिटल आई सपोज करो ये वही 8 लाख बन जाती है, 7 लाख बन जाती है, तो वही आपका सेम पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे कि इन दोनों की एडजस्टमेंट के बाद उसको कितनी कैपिटल लेकर आनी पड़ेगी, जो भी आपका अमाउंट बनेगा यहाँ पे वो आ जाएगा। सपोज करो भाई अगर मैं इसकी आसान कैलकुलेशन बनाऊंगी, 3-3 ले लेते हैं हम, 6
ठीक है ना। तो ये बन जाता है हमारा 2 लाख और ये 8 लाख बन जाता है, ठीक है ना। ये बन जाता है 8 लाख। अब 8 लाख बन जाता है तो अब इसका शेयर क्या है, 1/4 है, 1/4 है शेयर, तो 1/4 के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल में से इसकी कैपिटल कितनी आ जाएगी, 2 लाख आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये क्या लेकर आएगा, 2 लाख लेकर आएगा। बेसिकली हो क्या रहा है, बस आपको वहां पे वो नए पार्टनर से टोटल कैपिटल की एडजस्टमेंट बता रहा है, यहाँ पे आपको पुराने पार्टनर्स के थ्रू नए पार्टनर की इनकमिंग कैपिटल बता रहा है, बस इतनी सी सिचुएशन है। अब इसको क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, हमारे पास 2 बंदे, एक तो है निमिष है और एक हमारे पास है दूसरा पार्टनर। वो पार्टनर क्या कर रहे हैं, फर्म चला रहे हैं, दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। सिंस बोथ ऑफ देम आर specifically able, sometimes they get find the difficulty in the business on their own, therefore they admitted Gauri, उन्होंने तीसरा पार्टनर लेकर आया into partnership for 1/3 of his share. She bought her share of goodwill in cash, वो अपनी शेयर ऑफ गुडविल किस में ला रही है, कैश में, एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी लेकर आ रही है। कैपिटल बताई नहीं है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोला है, ठीक है ना। अब क्या करना है, एट अ टाइम ऑफ गौरीज एडमिशन, बैलेंस शीट क्या है, सहज और निमिष की जो बैलेंस शीट है, यानी कि जो हमारे 2 पार्टनर थे पुराने वाले, उनकी जो बैलेंस शीट है वो ऐसे है। उसमें दे रखी है भाई सहज की कैपिटल, निमिष की कैपिटल, जर्नल रिजर्व दे रखा है, डेट क्रेडिटर दे रखे हैं, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है। यहाँ पे मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और कैश दिया हुआ है। एडमिशन के टाइम पे रिड्यूस द स्टॉक वैल्यू बाय 5,000 रुपीज। भाई जो आपकी स्टॉक वैल्यू 50,000 की थी, वो 5,000 से कम होकर कितनी रह गई, 45,000 रह गई। वो कितनी रह गई जी, 45,000 रह गई, ठीक है जी। आगे देखते हैं, अब वो क्या कह रहा है, depreciate the furniture by 10% and appreciate the machinery by 5%। डेप्रिसिएशन, मशीनरी की वैल्यू 10% से कम हो गई, यानी कि 72,000 रह गई, ठीक है ना। और मशीनरी की वैल्यू 5% से बढ़ गई, यानी कि इसमें 1,20,000 और 1,26,000 ये हो जाएगी, ठीक है ना। 6,000 रुपए से बढ़ जाएगी 5% के हिसाब से। और उसके बाद क्या आता है, 3,000 रुपीज ऑफ डेटर विल प्रोवाइड बैड प्रोविजन ऑफ 5% टू बी क्रिएटेड ऑन द सन्डी डेटर फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है जी। वो कह रहा है 3,000 रुपए का तो डेट होगा, यानी कि जो सन्डी डेटर थे 27,000 के, उसमें से 3,000 तो कम हो गए, बचे कितने, 27,000 के बचे। इसमें हमें 5% प्रोविजन भी बनाना है, इसमें हमें 5% प्रोविजन भी बनाना है। आगे क्या कहता है जी, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 45,000 रुपीज। आपको क्या क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट बनानी है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की। 3 पोर्शन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या जाएगा, एक तो आपका 6,000 रुपए का इसमें गेन जाएगा, एक 8,000 रुपए का इसमें क्या जाएगा, लॉस जाएगा फर्नीचर का, और एक 5,000 रुपए का क्या जाएगा, स्टॉक का लॉस जाएगा। उसके अलावा प्रोविजन फॉर डेटर्स भी जाएंगे, ठीक है ना। क्रेडिटर्स के बारे में कोई बात करी नहीं है। देखो स्टॉक 5,000 रुपए से आ गया लॉस में, फर्नीचर 8,000 से लॉस में आ गया, डाउटफुल डेट कितने आ गए, 3,000 के डेट हो गए थे हमारे, और जो हमारा 30,000 था उसमें से 3,000 के तो डेट हो गए थे। अब हमारा बचा गया था 27,000, उसका 5% हमें क्या बनाना था, प्रोविजन भी बनाना था, तो वो प्रोविजन भी इधर आ गया रिवैल्यूएशन। अब गेन क्या क्या हुआ था, मशीनरी में आपको 5% का गेन हुआ था, ठीक है ना। तो जो आप नेट बैलेंस देखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का, तो इसका टोटल होता है 17,350 और ये होता है 6,000। तो इन टोटल 11,350 का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। उस लॉस को 11,350 के लॉस को हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपका जो प्रॉफिट शेयर है 2:1 का, पुराना वाला, क्योंकि पुराने 2 पार्टनर्स के लॉस है एज ऑन डेट ऑफ चेंज, तो हम इसको क्या करेंगे, पुराने पार्टनर्स के 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। देखो 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या क्या देखना है जी, सबसे पहले तो 1,20,000 की और 80,000 की इनकी कैपिटल लगी, वो एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, जनरल रिजर्व को 2:1 20,000 और 10,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस आया है उसको भी हम डाल देंगे। देखो जी सबसे पहले तो बैलेंस आ गया, जनरल रिजर्व आ गया 2010, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या है, ये जो लॉस आया है इस लॉस को भी हमने क्या कर दिया, डाल दिया, यहाँ पे लॉस भी डाल दिया, ठीक है ना। अब एक चीज और है, बड़े ध्यान से देखना, उसने बोला है फर्म की गुडविल दे रखी है 45,000 रुपीज, और ये वाला जो बंदा है, जो नया गौरी आई है, हमारा जो पार्टनर आया है, वो अपनी गुडविल क्या ला रहा है, कैश में लेकर आ रहा है। तो उसका शेयर क्या है, 1/3 है, तो 1/3 है तो 15,000 लेकर आएगा, यानी कि गुडविल, अगर टोटल फर्म की गुडविल 45,000 है और इसका शेयर जो गौरी का शेयर है वो 1/3 है, तो यानी कि वो 15,000 रुपए की क्या लेकर आने वाली है, गुडविल लेकर आने वाली है। जो 15,000 रुपए की गुडविल लेकर आएगी वो क्या करेगी, बाकी पार्टनर्स में उनके रेशियोज में बढ़ जाएगी, है ना। तो जो बाकी पार्टनर्स हैं उनके रेशियोज में बढ़ जाएगी वो 1/3 की गुडविल। तो यानी कि अगर हमें, अब यहाँ पे देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये नहीं बताया कि जो 1/3 शेयर जो गौरी ले रही है वो किस पार्टनर से कितना कितना ले रही है। तो हमने अभी एक नोट पढ़ा था पीछे कि अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो आप सैक्रिफाइसिंग किसको मान लोगे, ओल्ड पीएसआर को ही मान लोगे। तो यहाँ पे आपका सैक्रिफाइसिंग क्या हो जाएगा,
2:1 हो जाएगा। तो यानी कि 15,000 को 2:1 में, यानी कि एक को 10,000 मिलेंगे और एक को 5,000 मिलेंगे कंपनसेशन के नाम के, क्योंकि गौरी शेयर गेन करेगी तो बाकी दोनों से ही करेगी ना, तो उनको कंपनसेशन के नाम के उनके ओल्ड पीएसआर के रेशियो में ही मिल जाएगा। ठीक है ना। तो देखते हैं भाई, जो गौरी 15,000 पे लेकर आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल के 15,000 पे जो लेकर आएगी, वो दोनों पार्टनर 10,000 और 5,000 में उनको कंपनसेशन दे दिया जाएगा। ये कंपनसेशन दोनों को मिल गया। ठीक है ना। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है, अब देखो क्या है, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे। अब ये देखो ये चीज डल गई। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले देखो बैलेंस जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 90,000 95,000 हो गया। ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हो गया, 1,50,000 रुपीज। और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास लॉस आया था इन टोटल में और कुछ नहीं था। तो जो 95,000 और 150,000 है उसका जो क्रेडिट बैलेंस बचा, मैंने आपको अभी बताया था कि आप क्रेडिट बैलेंस की रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो बैलेंस बचा इसका अब हमें क्या करना है, दोनों का बैलेंस बचा, ये दोनों की ऑल एडजस्टेड कैपिटल स्टेप 1 के अकॉर्डिंग। अगर मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स बताऊं, जो हमने पीछे स्टेप्स पढ़े थे, डिटरमाइन द टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर आफ्टर गिविंग द इफेक्ट। तो हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल कैपिटल आफ्टर गिविंग द इफेक्ट निकाल लिया। स्टेप 2 में हमें क्या करना था कि आपकी जो रिमेनिंग शेयर थी उससे क्या करना था, आपको रिवर्स करना था, है ना। तो अगर मैं कहूं कि जो मेरा टोटल 1 था और नया पार्टनर जो आ रहा था उसका 1/3 था, तो रिमेनिंग शेयर क्या थी हमारी, 2/3 थी। तो रिमेनिंग शेयर 2/3 थी, तो उसके रेसिप्रोकल से मुझे क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। तो उसके रेसिप्रोकल से यानी कि 3/2 से मैं मल्टीप्लाई करूं। देखो दोनों पार्टनर की कैपिटल को मैंने जोड़ा, दोनों पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल इनटू में रेसिप्रोकल ऑफ उनका क्या है, टोटल शेयर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। तो इससे क्या आ गई हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई, इंक्लूडिंग गौरी शेयर ऑफ कैपिटल, क्योंकि इसमें क्या है, गौरी का शेयर भी इंक्लूडेड है। अब उससे क्या निकालना है, टोटल कैपिटल से हमने गौरी का शेयर मल्टीप्लाई कर दिया, तो गौरी को कितने पैसे लेकर आने पड़ेंगे कैपिटल के नाम के, 1,16,850, 1,16,825। तो ये आ गया गौरी का बैलेंस। ये देखो बैंक से गौरी कितने पैसे लेकर आ रही है, 1,16,825। ठीक है ना, ये गौरी पैसे लेकर आ रही है। आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, ये निकल गया। देखो जी, इसका देखो गौरी के अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं, फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आ रही है। टोटल कितने पैसे लेकर आ रही है गौरी, 131 बैंक के अंदर। ठीक है ना। और ये वाला उसके अकाउंट में तो नहीं दिखेगा ना, क्योंकि वो तो कैश में लेकर आए, जो हमने पे कर दिया उनको, वो एडजस्ट हो गया उनके अकाउंट में, देखो, है ना। अब देखते हैं अब क्या बनाना है हमें, बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले ये बैलेंस और ये बैलेंस आ जाएंगे, ये तीनों आ गए जी। क्रेडिटर की सिचुएशन हमारी सेम थी, क्रेडिटर एज इट इज रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा क्रेडिटर्स में, और प्रोविडेंट फंड भी एज इट इज रहेगा। और रिजर्व तो हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो रिजर्व आएगा ही नहीं, है ना। तो देखो क्रेडिटर और एम्प्लॉय फंड 30,000 और 40,000, 30,000 और 40,000 है ना, 30,000 एंड 40,000। तो ये 30,000 एंड 40,000 दोनों आ गए आपके। इसके बाद मशीनरी की जो वैल्यू हमने चेंज करी थी, देखो क्या क्या करी थी, 1, 26, 72, 45 और 27,000। और इस 27,000 में से एक 1,350 का हमें प्रोविजन भी माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं, देखो 1, 26, 72, 45 और इसमें से क्या कर रहे हैं, 30,000 में से पहले तो हमने वो हटाया डेट, उसके बाद 1,350 का प्रोविजन हटाया, तो बैलेंस यहाँ आ जाएगा। उसके अलावा कैश में और बैंक में, देखो जी कैश और बैंक में, एक तो बैंक में कितना कितना आएगा, एक तो जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस करी, ये वाली 131,825, ये तो आई जाएगी यहाँ पे, 131,825 ये आ जाएगी यहाँ पे। और उसके अलावा जो कैश का बैलेंस था, कैश का बैलेंस कितना था, 20,000 रुपीज का, तो वो 20,000 का कैश बैलेंस भी आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, 20,000। तो जब आप इसको टोटल करोगे तो ये आपका 420, 475 मैचअप हो जाएगा पूरा। ठीक है ना जी, ये आपका पूरा पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारी एडमिशन चैप्टर की रिवीजन खत्म होती है। मिलता हूं मैं आपसे अगले चैप्टर की रिवीजन में, तब तक के लिए गुड बाय।